नेक्स्ट बताइए क्या दिक्कत है। एक्स आई है थीटा प्लस एप्साइलॉन आई, आई वन से है ना एप्साइलॉन, ठीक है, आई आई डी है विथ जी एप्साइलॉन इज मॉड एप्साइलॉन। अच्छा पीडीएफ दे रखा है, तो मतलब एप्साइलॉन जो है एप्सिलॉन आई 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 डी यूनिफॉर्म माइनस वन और वन है। नहीं अच्छा मॉड है ना, सॉरी यूनिफॉर्म तो नहीं है, मॉड है। अच्छा तो पीडीएफ ऑफ एप्साइलॉन एट एप्साइलॉन ही लिख रहा है, ठीक है। सो पीडीएफ ऑफ एप्साइलॉन ठीक रहने दो। सो ये है मॉड एप्साइलॉन जब, सो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना एप्साइलॉन बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये है। अच्छा टी वन है एक्स बार, टी टू है आपका 3n/4 का एक्सपेक्ट, हाँ ठीक है, ये तो वो हो गया ना ग्रेटेस्ट एन फंक्शन प्लस वन द सैम्पल 75th परसेंटाइल, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। T1 is consistent and asymptotically normal estimator of theta. T2 minus 1 by root 2 is consistent asymptotically normal estimator of theta. Asymptotic variance of T1 is 1 by 2n. Asymptotic variance of T2 is 1 by 2n. So इसमें कहाँ दिक्कत है आपको? सर कैसे करना है समझ में आ रहा अब वही तो दिक्कत है, देखिए अब जब आप ट्राई करेंगे तो होगा, आप क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे तो हो गया। यहाँ समेसन एक्स आई क्या होगा? अब आप ट्राई नहीं करेंगे वैसे क्या सीखेंगे? जब आप, अब जैसे घर पे क्या करना चाहिए आपको, 4-5 डिफरेंट अप्रोच लगाने चाहिए कि क्या कर सकते हैं। वही है, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं मैं क्या करूँ, तो मैं भी तो कुछ तो कर ही रहा हूँ, यही आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, कुछ तो करेंगे ना। जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करें कुछ तो करेंगे, करेंगे तो हो जाएगा। तो दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं करते हैं क्वेश्चन देख के। आप एक्सपेरिमेंट है। करो तो सॉल्व हो ही जाएगा, ये है। अब एक्सपेरिमेंट करके तो देखो। तो कुछ क्वेश्चन देख के डर जाते हैं ना हम, लगता है अरे यार क्या ही आ गया, वैसा ये है। क्योंकि यहाँ एप्साइलॉन आई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और ये आपका T1 आ गया। अब आप खुद सोचिए कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी। पहले तो कंसिस्टेंट का डेफिनेशन पता है आपको, तो T1 कन्वर्ज, छोड़ो T1 का छोड़ो पहले आप। इसमें जो सर हम्म जी एप्सिलॉन मॉड एप्सिलॉन जो दिया है हम्म इसका यूज कैसे करना है? यहां तो आएगा ना यूज, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, ये जो क्वांटिटी है जो कि T1 है, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी एप्सिलॉन का मीन निकालने क्या में। प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन। हाँ तो अभी आप पूछ रहे हैं कहाँ यूज, अभी आपको समझ आ रहा होगा कहाँ यूज है। दिस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन, अब यहाँ से निकालिए, इसका इस पीडीएफ है ये, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा? तो ये तो जीरो हो जाएगा। -1 to 1 एप्सिलॉन इंटू मॉड एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, ये ऑड फंक्शन है, जीरो हो गया। तो थीटा प्लस जीरो थीटा, तो मतलब यस T1 इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। कहाँ दिक्कत है? हम्म, पूछा ना पहला तो ऑप्शन जीरो। में कि क्या T1 कंसिस्टेंट है, आंसर इज यस। असिम्प्टोटिकली नॉर्मल क्या होता है? अब बताइए ये क्या डेफिनेशन है असिम्प्टोटिकली नॉर्मल का? कब बोलते हैं हम कि कोई रैंडम वेरिएबल एक्स एन इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विथ पैरामीटर म्यू एन सिग्मा एन स्क्वायर, ऐसा कब बोलते हैं हम? इफ एन गोस टू इन्फिनिटी केस में, हम्म जब हाँ एक्स तो एन यहाँ पे इन्फिनिटी केस में। एक्स एन माइनस म्यू एन अपॉन सिग्मा एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, या ऐसा कह दीजिए कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। हम्म, तो बताइए टीएन का मीन कितना आया? अच्छा वैसे अगर आप मीन निकालते तो क्या आता, तभी T1 का मीन कितना आता? जैसे अभी आपने यहाँ पे T1 तो कंसिस्टेंट हो गया ना, तो ऐसे आप T1 का अगर मीन निकालते हैं तो कितना आएगा यहाँ से? जीरो। थीटा, ठीक है। थीटा प्लस जीरो। वेरिएंस ऑफ T1 कितना आएगा? अब इसका निकालना पड़ेगा नहीं नहीं साइंस। देखिए यहाँ से, ये तो ये जीरो ही हो ये तो जाएगा। जीरो हो जाए, कांस्टेंट है, इस पे हाँ काम करना पड़ेगा आपको। हाँ। सो वेरिएंस क्या होता है, तो ये आएगा जीरो प्लस एप्साइलॉन का जो वेरिएंस है बाई एन,
ये एप्सिलॉन बार है ना, समझिए एप्सिलॉन बार है, तो एक्स बार का वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा स्क्वायर इस पीडीएफ का वेरिएंस है, निकालिए इस पीडीएफ का वेरिएंस। मीन 0 है, एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन क्यूब। तो एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू मॉड एप्सिलॉन, अब ये इवन हो गया तो 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 0 से 1, अब ये एप्सिलॉन क्यूब डी एप्सिलॉन हो गया है ना। 2 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 3/3 आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ से आएंगे पावर 4/4 ना, 2/4। हाँ एप्सिलॉन की पावर 4/4, और 0 से 1 तो 1/4, 2/4, 1/2 आ गया, तो 1/2n आ गया आपका ये, ठीक है। अब क्या कहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अभी आप एक्स आई माइनस थीटा को इधर रख लो, तो एप्सिलॉन आई कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, ये तो श्योर है ना, या एक्स आई ही है, सो एक्स आई का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या होगा, एक्स एन माइनस म्यू, या एक्स आई जो है ना, तो हमें तो टी के बारे में सोचना है, ओके हमें तो टी के बारे में सोचना था, ठीक है टी तो हो गया, ये तो था, मीन आपने थीटा निकाल दिया, वेरिएंस दिस, अच्छा इसका वो क्या आ जाएगा, अभी आपने बताया था ना कंसिस्टेंट है, तो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, T1 कहाँ कन्वर्ज कर रही है, इन प्रोबेबिलिटी थीटा, सो T1 विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है। अच्छा यह काम करो, थोड़ा यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर लो, सो T1 माइनस मीन दिस अपॉन 1/2n विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, ये तो नॉर्मल 0 1, ये है, सो क्या हम बोल सकते हैं कि जो T1 है वो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल है, बताइए, तो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल का डेफिनेशन तो यही है ना, तो T1 माइनस थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर 1/2n नॉर्मल पे जा रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा हो गया कि T1 इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विथ मीन थीटा वेरिएंस 1/2n, ये हो गया, ये लिखना और ये लिखना सेम है, ये चीज है, तो पहला ऑप्शन तो ओके है, अब बाकी कीजिए ऐसे ही सिमिलर ट्राई, जब कोई टर्म अननोन हो तो उसको आप सर्च कर लीजिए, मतलब एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल आगे आएगा, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, एसिम्प्टोटिक वेरिएंस वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है वेरिएंस, तो अभी आपने सी ऑप्शन भी ट्रू कर दिया, एक्चुअली कर दिया ना, T1 का वेरिएंस कितना आया था 1/2n, तो सी भी ट्रू हो गया, अब ऐसे ही सेम काम मैंने T1 के लिए A3 में, अब T2 के लिए सेम प्रोसेस ट्राई कीजिए आप, T2 के लिए कैसे करना होगा, 3/4, ये कह रहा है कि जो है ये 75th परसेंटाइल है, ये क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल होता है ना, हाँ थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप, तो CDF इज इक्वल टू 3/4, 0 से q/3 इक्वल्स टू, CDF इज अगर कॉन्टिन्यूअस है तो CDF इज इक्वल टू 3/4, तो उससे जो x की वैल्यू निकलेगी वो होगी, तो ये तो पहले ही बता रखा है ना, ये है, +1 भी ऐड किया है इसमें, जैसे अभी के लिए n हम कुछ फिक्स कर देते हैं, मान लो चलो अभी के लिए मैं n को 4 रख देता हूं, चलिए तो क्या बनेगा ये 4/4 कट के 3 का ग्रेड 3 + 1 4, तो फोर्थ, हाँ x4 बन जाएगा, x4 बन जाएगा, x4 क्या है यहाँ पे, तो 75th परसेंटाइल, x4 या थीटा प्लस एप्सिलॉन 4 है, नहीं नहीं यहाँ पे तो जस्ट T2 जो लिखा है सैंपल, अच्छा सैंपल 75th परसेंटाइल है, सैंपल है ना ये, पॉपुलेशन का नहीं सैंपल का है ना, सो 0th फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला तो जो हाँ 0 होगा ना, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
तो वैसे तो चौथा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ रहा है ना ये तो। और अगर मैं 3 रखता तो क्या होता, 3 3 9/4 2, तो थर्ड आ जाता। 2 रखते तो 6/4, 1 + 1 2 आ जाता। 1 रखेंगे तो 1/4। तो +1 क्यों कर रखा है? ठीक है, पहला और तीसरा तो ट्रू है। अब देख लीजिए दूसरा ट्राई करके। अब इसमें देखिए T2 जो है हमारे पास x, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लग रहा है ना, 3n/4 प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक ये है। सो 3n/4 का रेंज क्या होगा, क्वेश्चन ये है। सैंपल 75th परसेंटाइल, देखिए 0th परसेंटाइल, 25th, 50th, 75th, 100th। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसे डिवाइड किया है, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, मुझे लग रहा है इस तरह से डिवाइड किया है। जब हमने 4 रखा तो वैसा आया, n को 3 रखेंगे तो क्या हो रहा है। अच्छा, ये मैं सैंपल n किसके लिए बात कर रहा हूँ, अगर 5 रखूंगा तो 15/4, सो 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। मुझे बताइए जो 3n/4 है इसका रेंज क्या होगा, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या क्या आंसर देगा ये। 3/4, 6/4 ऐसे जाएगा। हाँ ठीक है, 3/4, 6/4, 9/4, यही ना, 12/4। तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज क्या क्या आएंगी। एक्चुअल में इंटीजर वैल्यू यानी 0 0, 1 2 1, 2, 3, अगला क्या होता, 15/4, यहाँ भी 3 आएगा, है ना। तो यहाँ रिपीट करेगा बस। फिर 6 होगा तो 4 आएगा, 7 होगा तो 5, 8 8 होगा तो 6, 9 9 होगा तो भी 7। अच्छा, 3 6 9 ऐसे करके रिपीट करेगा। तो हमें बस ये बताना है कि ये क्वांटिटी जो है, सो हमारे लिए जो भी हो यहाँ पे होना क्या है, हमारा जो एक्स आई था, दैट एक्स आई इज थीटा प्लस एप्साइलॉन आई, यही है ना। तो एक्स यहाँ जो आपके पास, इसने क्या किया, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, रैंडम वेरिएबल है, इसने लिखा नहीं है ना, सैंपल 75th परसेंटाइल। सो परसेंटाइल का तो मतलब होता है, इसका मतलब कि इस x के वैल्यू के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पीडीएफ है, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 1/4 होगी उसके बाद। हाँ यस, ये ऐसा पॉइंट है। हाँ ये ऐसा पॉइंट है जिसके बाद प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, उसके पहले प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। हाँ, तो इसको लगाइए, सॉल्व कीजिए। सो क्या करेंगे आप, जैसे ये अभी के कुछ नाम दे दो इसका। सो मतलब ये है कि T2 जो है, एक्चुअली यहाँ पे T2 जो है 75th परसेंटाइल है। लेकिन +1 क्यों किया है इसमें? नहीं, उसने डिफाइन किया है, मुझे लगता है कि 3n/4 डायरेक्टली होता है ना, जैसे यहाँ पे 0 आ गया तो 0 समझ क्या सकते बनेगा। हैं कि ऐसा रैंडम वेरिएबल, मतलब ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है बेसिकली। हाँ, अलग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही रहा है। सो इसने ऑर्डर किया इसको, और वो वाला रैंडम वेरिएबल लिया। देखो सैंपल साइज अगर मैं 1 रखता, मान लीजिए सैंपल साइज 1 है, तो ये 0 बनेगा, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा ना। और सैंपल साइज अगर आप 2 लेंगे तो उस केस में सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपका आएगा, क्योंकि दो ही वैल्यू है ना, 1 2। हम्म,
सो हाउ विल यू फाइंड द वेरिएंस? यहाँ पे तो T2 आपका एक पॉइंट है, इट इज जस्ट अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल का अगर मैं हम लोग यूज करें डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या आएगा? सैंपल मीडियन जैसे होता है ना, तो जो मीडियन होता है वो क्या होता है? 50th परसेंटाइल। तो इसने 75th लिया है, मीडियन इज 75th परसेंटाइल। तो एवरेज होता है ये 75th परसेंटाइल में। ये है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे लग रहा है ना pth क्वांटाइल होता है ना। सो ये एक्चुअली है T2 इज द 3n/4 प्लस 1th, है ना। ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक। कोई दिक्कत नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। क्या आता है आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ? आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ फिट कीजिए। सर इसका सीडीएफ क्या होगा यहाँ? सीडीएफ तो वैसे आरएथ ऑर्डर स्टैट्स का सीडीएफ अगर आप लिखेंगे, नहीं, जैसे यहाँ एक्स आई थीटा प्लस एप्सिलॉन आई। अच्छा, मतलब बेसिकली जो एक्स आई का सीडीएफ होगा वही मतलब जो एप्सिलॉन आई का सीडीएफ होगा वही एक्स आई का होगा। नहीं नहीं, एक्स आई माइनस थीटा का। थीटा तो इधर आ जाएगा ना। हाँ। थीटा एडेड है ना उसमें। तो हाँ। एप्सिलॉन आई इज एक्स आई माइनस थीटा। तो जैसे मीन ऑफ T2 कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ T2 कैसे निकालेंगे, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर वहाँ एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल भी बताना है। हाउ द नॉर्मल देखेंगे, असिम्प्टोटिकली नॉर्मल T2 माइनस 1/√2 लिखा है, कंसिस्टेंट एंड असिम्प्टोटिकली नॉर्मल है। तो T2 कहाँ कन्वर्ज करेगी? आई डोंट थिंक T2, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक और ये सिंपल एक आपका पीडीएफ मॉड एक्स है। तो कह रहा T2 माइनस 1/√2 वो जो होगा कंसिस्टेंट होगा, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल होगा। टीटू कोई एस्टिमेटर होगा ना? हाँ, इस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना। एस्टिमेटर क्या, ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ये तो। T2 एस्टिमेटर ही तो है, ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक, दिस मच ऑर्डर स्टैटिस्टिक। लेकिन यहाँ n फिक्स नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि n कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो जैसे हम लोग यहाँ से एक काम करें, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो क्या आएगा? तो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल हाँ, उस तरह से कुछ कर सकते हैं। पीडीएफ। फिर उसका सीडीएफ निकालना होगा आप साइलेंट आई। जैसे आर के लिए अभी आप इसका नाम आरएथ ऑर्डर आर रख दो। सो ये है, अब उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे तो वो लार्ज वाला हो जाएगा ना, लास्ट ऑर्डर स्टेटस टाइप का। लेकिन 75th क्वांटाइल बोल रखा है। मतलब T2 के पीछे की प्रोबेबिलिटी ना ये है 75। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे मैं वैसे लिख दूँ अगर कि 75th क्वांटाइल है, तो CDF जो होगा ना XI का एट दिस नंबर, मान लो T2, अगर मैं फिक्स ऑब्जर्व वैल्यू ले लूँ तो ये एक्चुअली लेस देन इक्वल टू वही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 3/4 टाइप का। यहाँ जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है किया है क्या है। ये चीज समझ में आ जाए तो फिर तो निकल जाएगा।
T2 बेसिकली देखता हूँ इसका भी, देखना पड़ेगा, इसको ट्राई करते हैं। एक पार्ट तो हो गया, मतलब वो हो गया है। मे बी बी और डी है ना एसिम्प्टोटिक वेरिएंस, क्योंकि मीन वेरिएंस जब आप निकाल पाएंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, है ना। क्योंकि एसिम्प्टोटिक हो भी जाएगा, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम से मान लो हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट है पहले, ये देखना है। तो ये अगर ऑप्शन सही होगा, इसका मतलब है कि T2 माइनस 1/√2 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। ये मतलब है, इसका मतलब हो गया कि T2 माइनस थीटा माइनस 1/√2 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 माइनस थीटा जो है, T2 माइनस थीटा कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1/√2। और ये T2 तो आपका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं अगर rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1/√2, तो यहाँ पे आएगा x माइनस थीटा का rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, जो कि एप्साइलॉन आई है ना। सो मतलब एप्साइलॉन का जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 1/√2। सो कहने का मतलब ये है, r हमारा वो नंबर मैं ले रखा है, ठीक है ना, r के लिए। तो ये जो एप्साइलॉन वाला रैंडम वेरिएबल है, क्या ये इस पे कन्वर्ज करेगी? तो अब अब देखिए, पहले एप्सिलॉन आर का जो है उसका पीडीएफ निकालना पड़ेगा। हाँ तो वो पीडीएफ तो पता ही है, तो आप सीडीएफ ले लो। तो इसका सीडीएफ जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, ये जो कैपिटल जी कर देते हैं एप्साइलॉन, तो इसका 0 होगा व्हेन एप्साइलॉन लेस देन -1। एप्साइलॉन बिटवीन -1 एंड 1 है, तो इंटीग्रेट करो इसको आप। तो -1 से 1 तक क्या होगा, 1 के बाद तो 1 ही होगा। पहले पहले -1 से 0 में ब्रेक करना होगा ना। करके देखिए क्या आएगा। माइनस एप्सिलॉन से 0, ये माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, फिर तो माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सॉरी, -1 से x। लेकिन दो केस है ना, जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। तो इसको आप ब्रेक एक कर बार सकते माइनस हैं। एप्सिलॉन से 0 होगा, फिर 0 से 1 होगा। -1 से 0 और 0 से 1, हाँ, क्योंकि मॉड है ना, पीडीएफ को भी हम ब्रेक कर सकते थे, पॉजिटिव के लिए कुछ और, नेगेटिव के लिए कुछ और, है ना। तो तो ये आ जाएगा। अब ये मान लीजिए -1 से 0 में है, तो ये नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव है, तो ये माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। माइनस एप्सिलॉन का आप वो कर दीजिए इंटीग्रेशन। -1 से x तक जाएगा। निकालिए सीडीएफ। और आप ये देखिए, बस इसमें ये देखना है कि इसका जो 1/√2 पे कन्वर्ट कर रही है ना। इसको देखना होगा, ठीक है, इसको ट्राई करता हूँ, काफ़ी टाइम किल हो रहा है, तो अभी इसको रहने दीजिए, सेकेंड पार्ट देखते हैं।